हेलो फ्रेंड्स, पेपर के सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर 1 रीजनल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराडॉक्स के विकास ध्रुव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। विकास ध्रुव सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रोथ पोल। पैराडॉक्स ने एक अमूर्त या अदृश्य आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास के नाभिक सेंटर के रूप में विकास ध्रुव की संकल्पना प्रस्तुत की, अर्थात उनकी संकल्पना आर्थिक स्थान इकोनॉमिक स्पेस से संबंधित है, भौगोलिक स्थान जियोग्राफिक स्पेस से नहीं। उसका विकास ध्रुव सिद्धांत दो बिंदुओं पर आधारित है। प्रथम शुम्पीटर का औद्योगिक विकास सिद्धांत और द्वितीय अंतर औद्योगिक संबंध व औद्योगिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन। शुम्पीटर महोदय ने नवाचार एवं बृहद स्तरीय फर्म इनोवेशन एंड लार्ज स्केल फर्म्स का विचार प्रतिपादित किया तथा स्पष्ट किया कि विकास कुछ नवाचार की सहायता से उद्यमियों द्वारा किया जाता है। ये बड़ी स्तर की फर्म एवं उद्योग किसी स्थान पर स्थापित करते हैं। ये उद्योग अपने पड़ोस से कच्चा माल लेकर तथा तैयार माल देकर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न असतत केंद्र डिसकॉन्टिन्यूअस स्पर्श का जन्म होता है। वास्तव में वे आर्थिक विकास के तथ्यपरक तथा संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबद्ध थे। उन्होंने इस तथ्य की व्याख्या करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भिन्न होती है। पैराडॉक्स ने अपने सिद्धांत में दो विचार दिए। प्रथम, गत्यात्मक नोदक फर्म, डायनेमिक प्रोपल्सिव फर्म, जो अपेक्षता बड़ी होती है, नवाचार कर सकती है तथा शीघ्र गति से वृद्धि करती है, तथा द्वितीय अग्रणीय नोदक फर्म, लीडिंग प्रोपल्सिव फर्म, जिसमें तकनीकी एवं प्रबंधन का स्तर ऊंचा होता है, इसके उत्पादन की खपत अधिक होती है। अंतर औद्योगिक संबंध तीव्र होता है। अंतर औद्योगिक संबंध दो प्रकार का होता है। प्रथम, अग्रगामी श्रृंखला फॉरवर्ड लिंकिंग, जिसमें अपने उद्योग में नवाचार वाले क्षेत्रों के साथ संबंध, जैसे लौह इस्पात उद्योग में अच्छे किस्म का इस्पात तैयार करने की इकाई के साथ साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तथा द्वितीय, पश्चिमगामी श्रृंखला बैकवर्ड लिंकेज, जिसमें उद्योग के लिए कच्चा माल या उत्पाद माल तैयार करने वाले उद्योगों के साथ संबंध, जैसे लौह उद्योग का लौह अयस्क खनन उद्योग से संबंध का अध्ययन होता है। इस अग्रगामी और पश्चिमगामी संबंध से औद्योगिक उत्पादन की लागत घटती है, जिससे उद्योग बढ़ता है। कच्चा लोहा, लौह इस्पात, रेल पटरी, गाड़ियां, कील, इस तरह से है। अंतर औद्योगिक संबंध। पैराडॉक्स ने स्पष्ट किया कि वृद्धि सर्वत्र एक साथ नहीं दिखती, बल्कि कुछ बिंदुओं या विकास ध्रुवों पर विभिन्न गहनता से शुरू होकर अनेक चैनलों के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैलती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कच्चा लोहा है, ये इसको जब लौह इस्पात होगा, इसके बाद इससे रेल पटरी, गाड़ी, कील आदि सभी चीज़ें का निर्माण कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है। पैराडॉक्स ने स्पष्ट किया कि वृद्धि सर्वत्र एक साथ नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, बल्कि यह कुछ बिंदुओं या विकास ध्रुवों पर विभिन्न गहनता से शुरू होकर अनेक चैनलों के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैलती है। इन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक आर्थिक विकास मानवीय क्रियाओं के स्थानिक संगठन द्वारा उत्पन्न होता है, अतएव सदैव असमान होता है। इन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक स्पेस में एक केंद्र होता है, जिसे ध्रुव पोल की संज्ञा दी जाती है। ध्रुव अर्थात पोल, जिसे पोल की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक विकास तभी अग्रसर होता है जब कोई उद्योग प्रोपलर इंडस्ट्री देश में स्थापित हो। जब कोई उद्योग देश में स्थापित हो, इस उद्योग के बढ़ने से उससे अग्रगामी और पश्चिमगामी श्रृंखला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस में आबद्ध अन्य विविध उद्योग की सक्रिय हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण अर्थतंत्र विकसित होता है। विकास ध्रुवों पर तेजी से विकास होता है और इससे प्रादेशिक असमानताएं कम होती हैं। विकास ध्रुव में विकास को अन्य स्थानों पर पहुंचाने की क्षमता होती है। ये निकटवर्ती क्षेत्रों का संपोषणीय विकास करते हैं और समस्त क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट है कि ये सिद्धांत अर्थतंत्र के संगठनात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं, न कि प्रादेशिक विषमता पर।
इस प्रकार विकास ध्रुव से संबंधित आर्थिक विकास प्रारंभ होता है और धीरे धीरे इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है। इन्हीं प्रेरक उद्योग के माध्यम से द्वितीय और तृतीय क्रम के केंद्रों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिनके माध्यम से क्षेत्र के विभिन्न भागों में उनका प्रसार होता है। इस प्रकार विकास ध्रुव अर्थतंत्र का एक गत्यात्मक केंद्र होता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता। उदाहरण स्वरूप भारत के औद्योगिक विकास में सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग प्रेरक रहा। तत्पश्चात सूती वस्त्र उद्योग आया। तदुपरांत क्रमशः मोटर, मशीन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने विकास ध्रुव का स्थान लिया। संप्रति भारत का वर्तमान विकास ध्रुव संचार केंद्र प्रतीत होने लगा है। विकास ध्रुव में अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल, विकास ध्रुव में अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स तथा अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करते हैं। विकास ध्रुव में दो बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा बाह्य सेवाएं व संसाधन केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल द्वारा केंद्र से बाहर की ओर सेवाओं का प्रसार होता है। इस प्रकार विकास ध्रुव से सेवाओं का वितरण एवं प्रसार अन्य क्षेत्रों में निरंतर होता रहता है। यह विकास की गति को तीव्र से तीव्रतर करने का प्रयास करता है। जब तक नई प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो नवाचार के रूप में इससे सबसे पहले विकास ध्रुव ग्रहण करते हैं। तदंतर उसका प्रसार विकास बिंदु से होता हुआ ग्रामीण सेवा केंद्रों तक पहुंचता है। किंतु जब तक इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तब तक कोई नया विकास ध्रुव बन जाता है। इस प्रकार विकास ध्रुव परिवर्तन होता रहता है। इसका प्रभाव केंद्रीय भाग क्रोध से लेकर परिधि क्षेत्र तक तथा विकास केंद्रों तक श्रृंखलाबद्ध रूप से क्रमशः हसोन्मुख होता है। बीच बीच में कुछ अप्रभावित क्षेत्र भी बच जाते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास ध्रुव पर मूल एवं संबद्ध उद्योग के विकास पर टिप्पणी कीजिए, भी इम्पोर्टेंट है। विकास ध्रुव पर मूल एवं संबद्ध उद्योग का विकास, ग्रोथ ऑफ की एंड लिंक्ड इंडस्ट्रीज एंड ग्रोथ पोल। पैराप्स के विकास ध्रुव सिद्धांत के अनुसार विकास ध्रुव पर सामान्यतः मूल उद्योग की इंडस्ट्री स्थापित होते हैं। पैराप्स के विकास ध्रुव सिद्धांत के अनुसार विकास ध्रुव पर सामान्यतः मूल उद्योग स्थापित होते हैं, जिनके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव से उनके चारों तरफ संबद्ध उद्योगों लिंक्ड इंडस्ट्रीज का विकास होता है। मूल अथवा आधारभूत उद्योग कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, वैमानिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग आदि प्रमुख हैं। मूल उद्योग का प्रभाव उपभोक्ताओं पर दो तरह से पड़ता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का प्रभाव अंतर्गत क्रेता वस्तुएं एवं सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जो इसे आपूर्तिकर्ता उद्योग से प्राप्त होती हैं, अथवा जो वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने उपभोक्ताओं निचले संबंध उद्योगों को प्रदान करता है। मूल उद्योग के अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत उन लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांगों को सम्मिलित किया जा सकता है जो मूल अथवा संबद्ध उद्योगों में संलग्न होते हैं और फुटकर व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार में सहयोग करते हैं। मूल उद्योग के विकास में विकास एवं विस्तार के फलस्वरूप निवेश, उत्पादन, रोजगार, नवीन प्रौद्योगिकी के साथ ही नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भी विस्तार होता है। प्रादेशिक विकास की इस प्रक्रिया में परिवहन मार्गों का विस्तार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विकास ध्रुव पर एकत्रीकरण के लाभ की उपलब्धता के कारण उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का प्रादेशिक विकास प्रायः असंतुलित रहता है। बाद की अवस्था में द्वितीयक या गौड़ विकास ध्रुव की उत्पत्ति हो सकती है, विशेष रूप से तब जब गौड़ औद्योगिक क्षेत्र का अपनी स्वयं के संबद्ध उद्योग के साथ उदय होता है, जिससे प्रादेशिक आर्थिक विविधता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित चित्र फर्स्ट में प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में किसी अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है। चित्र फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, ये वाला फर्स्ट है, वाला सेकंड।
निम्नलिखित चित्र फर्स्ट में प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में किसी अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है। ये जो मूल उद्योग दिख रहा है यहाँ पे, मूल उद्योग की स्थापना होती है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अकेला है, ये अकेला है, अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है। किसी अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है जिसे विकास ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विकास ध्रुव कहते हैं। विकास ध्रुव को कहा जाता है ग्रोथ पोल। विकास ध्रुव को कहा जाता है ग्रोथ पोल। तथा मूल उद्योग पर आश्रित उद्योग मूल विकास ध्रुव के समीप होने लगते हैं। मूल उद्योग पर आश्रित उद्योग मूल विकास के समीप होने लगते हैं। सभी संबद्ध उद्योग, उसके बाद समीकरण, ये मूल उद्योग है, इसके आसपास संबद्ध उद्योग होने लगेंगे। उसके बाद ये समूह में सारा बट जाएगा इस तरह से, जिसके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला। तो आगे देखेंगे इसमें। निम्नलिखित चित्र फर्स्ट में प्रदर्शित करता है प्रारंभ में किसी अकेले मूल उद्योग की स्थापना होती है जिसे विकास ध्रुव कहते हैं। तथा मूल उद्योग पर आश्रित उद्योग मूल विकास के ध्रुव के समीप लगते हैं। रोजगार की उपलब्धता के कारण बाहरी क्षेत्र से मूल उद्योग या विकास ध्रुव की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण होने लगता है और इस प्रकार मूल उद्योग के समीप औद्योगिक इकाइयां तथा जनसंख्या का एकत्रीकरण होने लगता है। जिस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है? यह विकास ध्रुव ग्रोथ पोल है। इसे कहा जाता है ग्रोथ पोल। ग्रोथ पोल है। ये बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा दूर हुआ, यहाँ पे कितना बढ़ा, फिर ये एक समूह में इस तरह से देख पा रहे होंगे होने लगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। औद्योगिकरण इकाई तथा जनसंख्या में एकत्रीकरण होने लगता है। और द्वितीय विकास ध्रुव की उत्पत्ति इस तरह से, द्वितीय विकास ध्रुव संबंध उद्योग। और चित्र 2 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा चित्र भी दिखे। उपयुक्त चित्र 2, ये वाला चित्र 2 है। चित्र 2 में द्वितीय विकास ध्रुव की उत्पत्ति को प्रदर्शित किया गया है। मूल उद्योग की स्थापना के बाद धीरे धीरे अन्य विकास केंद्र का भी उद्भव होने लगता है। प्रदर्शित किया गया है, द्वितीय विकास ध्रुव की उत्पत्ति को प्रदर्शित किया गया है। मूल उद्योग की स्थापना के बाद धीरे धीरे अन्य विकास केंद्र का भी उद्भव होने लगता है। जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसे द्वितीय या गौण विकास ध्रुव कहा जाता है। द्वितीय विकास ध्रुवों पर जब आधारभूत उद्योगों की स्थापना में विकास होने लगता है, तब द्वितीय विकास ध्रुव का विस्तार मूल विकास का ध्रुव के समान होने लगता है। जिस प्रकार से यहाँ हुआ उसी प्रकार से यहाँ भी होने लगता है। द्वितीय उद्योग संबद्ध उद्योग। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है नियोजन की विफलताएं। आप लोगों का तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने वाला है। नियोजन की विफलताएं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नियोजन की विफलताओं के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है? सभी लोगों को एक आधारभूत न्यूनतम जीवन स्तर दिलाने की विफलता। नियोजन का यह आधारभूत उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ है, इस दिशा में बहुत ही कम कार्य हुआ है। दूसरा, आय व संपत्ति की असमानताओं को कम करने की विफलता। दूसरा कारण है आय व संपत्ति की असमानताओं को कम करने की विफलता। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि 50 वर्ष के आर्थिक विकास के कारण आय का पुनर्वितरण निचले वर्गों के पक्ष में हुआ है। 1950 से 51 व 1995 से 56 के बीच प्रति व्यक्ति आय 1.7% ही बढ़ी है, लेकिन इसका भी वितरण असमान रहा। ऐसे अध्ययनों से पता चला है कि सबसे निम्न वर्ग के रूप में जनसंख्या के 20% भाग की हालत और बिगड़ी है और इससे ऊपर के 20% की हालत लगभग स्थिर है, जबकि ग्रामीण गरीबी और बूढ़ी है। इस बात के प्रमाण है कि आय व संपत्ति सभी वर्ग के हाथ में ही केंद्रित हुई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि नियोजन में किए गए प्रयासों से असमानताएं नहीं घट पा रही हैं। तीसरा कारण है सभी शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को उत्पादक रोजगार दिलाने में विफलता। नियोजन की प्रगति के साथ साथ बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या भी बढ़ रही है। बेरोजगारी की समस्या प्रथम योजना के बाद से निरंतर बढ़ रही है। पिछले वर्षों से शेष चली आ रही बेरोजगारी की तो बात दूर रही, योजना के दौरान श्रम शक्ति में शामिल
नए लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। योजना आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। और अगला कारण है बुनियादी सुविधाओं की कमी। सार्वजनिक क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं परियोजनाओं के निर्माण, परिचालन और रख रखाव में व्यस्त कमी नियोजन की एक और विफलता है। 1980 के दशक के मध्य में तो स्थिति विशेषतः बिजली, रेलवे और सड़कों का और गंभीर हो गया है। अधिकतर संयंत्र क्षमता से कम, लगभग 50% पर कार्य कर रहे हैं। रेलों और सड़कों पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ है। हमारे नियोजकों की विफलता इसमें है कि वे इन कमियों का पहले से अनुमान नहीं लगा पाए। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाई। और कारण है अगला, छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी और भूमि का पुनर्वितरण। किसानों की भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण का नीतिगत निर्णय यानी भूमि सुधार ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ राज्यों में कुछ प्रयत्न हुए। सरकार ने भी ये माना है कि भूमि सुधार धीमे रहे हैं और राज्य सरकारों को इनको तेजी से लागू करने की कोई इच्छा भी प्रतीत नहीं होती। इसके कारण कृषि की प्रगतिशील बनाने और संसाधनों का समान वितरण करने में रुकावटें आती हैं। और अगला कारण है कृषि क्षेत्र में प्रादेशिक संतुलन लाने की अनदेखी। भारत में नियोजन की यह एक बड़ी विफलता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। भारत में प्लानिंग जो किया जाता है, प्लानिंग की यह एक बड़ी विफलता है। भारत की औसत भूमि उत्पादकता पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और चीन की अपेक्षा काफी कम है। उदाहरण चीन की भूमि उत्पादित भारत की 4 गुना है। चीन की भूमि उत्पादिता भारत की 4 गुना है। भारत की यह कमी इस कारण से है कि यहाँ चुने हुए प्रदेशों में भी कृषि को उत्साहित किया गया है और बाकी प्रदेशों को मानसून की वर्षा के भरोसे छोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन के बदलते परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। पूर्णतः निर्देश द्वारा नियोजन, प्लानिंग बाय डायरेक्शन, उतना ही संभव नहीं है। पूर्णतः निर्देश द्वारा नियोजन उतना ही संभव नहीं है जितना कि पूर्णतः निर्बाध अर्थव्यवस्था। इसके निम्नलिखित कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं नीचे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है निर्देश द्वारा नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्लानिंग करना जो होता है उसे नियोजन कहा जाता है। निर्देश द्वारा नियोजन में निर्देश देने वाला अपने फैसलों से होने वाले सभी परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकता। आर्थिक प्रणाली बहुत जटिल होती है। इस जटिलता के कारण ही निर्देश द्वारा नियोजन असंतोषजनक रह जाता है। इस प्रकार के नियोजन में किन्हीं वस्तुओं की कमी और कुछ की अधिकता होने की संभावना बनी रहती है। बाजार द्वारा नियोजन में ऐसा होने की संभावना कम रहती है क्योंकि कीमतों में निरंतर परिवर्तन द्वारा मुद्रा प्रवाह स्वतः स्वचालित होता है। और अगला कारण है निर्देश द्वारा नियोजन में लचीलापन नहीं होता। एक बार योजना बनाने के बाद अर्थात एक बार प्लानिंग करने के बाद यदि उसके एक भाग में परिवर्तन करना हो तो सारी योजना को ही बदलना पड़ता है और सारी योजना को बार बार बदलना कोई आसान बात नहीं है। कीमत प्रक्रिया तो मांग और उत्पादन के परिवर्तनों को संभाल लेती है, जबकि निर्देश द्वारा नियोजन में यह लचीलापन नहीं होता है। अगला कारण है योजना बनाते समय कितनी भी पूर्ण नहीं हो, जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती है इसके मार्ग में अपूर्णताएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं क्योंकि हालात बदलते हैं। किसी क्षेत्र में कोई हड़ताल या दुर्घटना हो सकती है जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में भी प्रभाव पड़ सकता है। और अगला और कारण है, आगे देखेंगे 2 पॉइंट और बचे हैं। निर्देश द्वारा नियोजन में अत्यधिक मानकीकरण होता है। ये इसलिए नहीं किया जाता कि ऐसा करना अच्छा है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि इससे योजना बनाने का काम आसान हो जाता है। अत्यधिक मानकीकरण से प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और उत्पादक अपने उत्पाद की क्वालिटी में सुधार लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इससे प्रौद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी रुक जाती है। और कारण है अगला, निवेश द्वारा नियोजन की कठिनाइयों से कोई जितना ही बचना चाहता है, नियोजन अर्थात प्लानिंग उतनी ही महंगी होती चली जाती है। बिना जानकारी की योजना नहीं बन सकती है। इस हेतु अर्थात इस कारण जनसंख्याओं, फर्मों व कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा इसे बनाने की कोशिश करते हैं उतने ही अधिक नियोजकों की आवश्यकता होती है, बाजार प्रक्रिया इन
नियोजकों का स्थान ले सकती है। इससे संभव है ये नियोजक और लाभकारी कामों पर लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय विकास योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। भारतीय विकास योजनाओं की समीक्षा। भारतीय विकास योजनाओं की समीक्षा निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। पहला देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भारत का समष्टि आर्थिक प्रदर्शन केवल साधारण रहा है। यह ध्यान में रखते हुए कि नियोजन की लगभग सारी अवधि में जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि 2% प्रतिवर्ष से भी कम रही है। दूसरी देखेंगे, हालांकि भारत में समय समय 1965 से 67, 72 से 74, 1979 से 80, 91 से 94 पर काफ़ी मुद्रास्फीति होती रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में मुद्रास्फीति साधारण हो रही है। इस सफलता के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो खाद्यान्न के उत्पादन पर पूरी नियोजन अवधि 3% बनी रही, दूसरे घरेलू बचत दर में निरंतर वृद्धि, और ये 50 के दशक में 10% थी जो आज बढ़कर 24% हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। तीसरा है, मानव के रूप में पूंजी निर्माण काफ़ी बढ़ा है। भारत में आज कुशल मजदूरी का एक बहुत बड़ा आधार है, हालांकि कुशलता विभिन्न क्षेत्रों के बीच अलग अलग है। अतः इस निष्कर्ष निकालना एक जल्दबाजी होगी कि भारतीय नियोजन पूरी तरह से विफल या पूरी तरह से सफल रही है। भारत में नियोजन की प्रमुख कमजोरियां ये रही हैं। पहली कमजोरियां देखेंगे, उत्पादन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। भारत में नियोजन की जो कमजोरियां हैं, फर्स्ट पॉइंट है, उत्पादन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अकुशलता काफ़ी फैली है, जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन, इस्पात, उर्वरक व कुछ ऊंची लागत वाली टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं दिखता कि कोई बिजली उत्पादन क्षमता का केवल 50% ही उत्पादन हो रहा है। इस्पात संयंत्रों तथा बिजली संयंत्रों में कुशलता में सुधार लाने का अभी बहुत गुंजाइश है। दूसरी कमियां देखेंगे, भारतीय नियोजन में अभी भी लोगों में बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे से नहीं निकला। गरीबी जो है वो अभी निकला ही नहीं है। कुछ लोगों के ऐसे हैं, गरीबों को आंकड़े बताते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर गरीबी कैलोरी उपभोग के आधार पर है। तीसरी कमियां ये है, भारत अपनी जनसंख्या का बड़ा भाग उद्योगों में लगाने में सफल नहीं हो सका। व्यवसायिक ढांचा लगभग वही है। ऐसा जनसंख्या वृद्धि व पूंजी प्रधान उद्योग पर जोर देने के कारण है। अंत में विफलता का एक बड़ा कारण महालनोबिस योजना में भी ढूंढा जा सकता है, जिसमें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियोजन के सभी तर्कसंगत परिणामों का अंदाजा नहीं लगा पाए। एस चक्रवर्ती के अनुसार भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने निवेश की चरणबद्धता से संबंधित बहुत से प्रश्नों की अनदेखी की है। इससे भी अधिक 1950 के दशक में जब स्थिति अनुकूल थी, भूमि सुधार प्रभावशाली ढंग से चालू नहीं किए जा सके और साथ ही पारंपरिक कृषि का आगत आधार भी नहीं बदला, यानी कुल मिलाकर कृषि परिवर्तन अधूरा ही रहा। सार यह है कि नियोजन प्रक्रिया सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं दिलाने, भारी व आधारभूत उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक आधार बनाने में सफल रही है, जबकि रोजगार दिलाने, गरीबी हटाने, आय व संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकने हेतु संस्थानात्मक सुधार लाने में विफल रही है। विकास के लाभ पहले से संपन्न वर्ग व शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। नियोजन की मूलभूत विफलताओं के कारण इनकी रणनीति में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। हमें इस तथ्य का सामना करना चाहिए कि हम नियोजन के प्रमुख उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये उद्देश्य लगभग अभी उतने ही दूर हैं जितने कि नियोजन के प्रारंभ में थे। नियोजन के ये उद्देश्य भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं। ये है गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए उत्पादन, रोजगार के अवसर, अधिक समतावादी समाज का निर्माण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है नियोजन की मुख्य चुनौतियाँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन की चुनौतियाँ। किसी कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए गंभीर चुनौतियाँ होती हैं। किसी कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए गंभीर चुनौतियाँ होती हैं। अक्सर नियोजन शुरू कर दिया जाता है और क्षेत्र व लोगों जिनके लिए योजना बनाई जाती है पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में यथोचित विचार नहीं किया जाता है। नियोजन क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो यह जिन क्षेत्रों और लोगों के लिए बनाया जाता है
उन तक पहुँचने से पहले विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध हो जाता है। तुलनात्मक रूप से उच्च आर्थिक विकास के बावजूद भारत सामाजिक प्रगति के मामले में निरंतर पीछे चल रहा है। हमारे देश में निर्धन, कुपोषित और निरक्षर व्यक्तियों का अधिकतम संकेंद्रण है। इन गंभीर चुनौतियों को सरकारी या कुछ गैर सरकारी एजेंसी स्तर के जरिए नहीं संचालित किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय लोगों की प्रभावपूर्ण सहभागिता और सहयोग की जरूरत है। लोग चाहते हैं और योजना बनाते हैं कि सड़क उनके घर के दरवाजे तक पहुंचे, प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़े, उनके पास ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल हो, उनके पास खेती की सिंचाई के लिए जल हो, अपने स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए बाजार हो, अतः स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आधारित ढांचा, लोगों को जागरूकता, उनकी प्रभावपूर्ण सहभागिता और उनकी सक्रियता सुनिश्चित कर सकता है, जो कि कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि नियोजन को सफल करना है और उसे बनाए रखना है तो पारिस्थितिकी और आर्थिक पहलुओं में पूर्ण संतुलन होना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उद्देश्य या लक्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना। उद्देश्यों और लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना। दूसरा है नियोजन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं, उन्हें प्राप्त करना, इनको निर्धारित करना। योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का संग्रह करना। अगला, योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामाजिक समूह या संगठन सृजित करना। पांचवा है की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन और जांच पड़ताल करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, बाद में कृषि तथा सिंचाई पर टिप्पणी कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। कृषि तथा सिंचाई, भारत की बात हो रही है। भारत में कृषि तथा सिंचाई किस प्रकार से है देखेंगे। कृषि और सिंचाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लद्दाख एक शीत शुष्क रेगिस्तान है और इसकी शुष्क जलवायु कृषि के लिए स्थितियों को दुष्कर बनाती है। लद्दाख में कृषि की सीमित संभावनाएं हैं। प्राकृतिक सीमाओं के कारण यहाँ निर्वाह कृषि भी होती है। अधिकांशतः जौ, गेहूँ, कट्टू और उड़द की पैदावार का इस्तेमाल क्षेत्र में लोग अपने मुख्य भोजन के रूप में करते हैं। लद्दाख में कृषि का प्रमुख क्षेत्र कारजोक और त्सो मोरारी झील का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सदाबहार नदियों की घाटी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ पश्मीना उत्पादित करता है। लद्दाख आधुनिक तकनीक से प्रेरित और सब्सिडी योजनाओं द्वारा समर्थित कृषि का पुनरुद्धार देख रहा है। प्लास्टिक कल्चर जैसी ग्रीन हाउस तकनीक ने लद्दाख में उत्पादन की संभावनाओं में क्रांति ला दी है। बड़ी संख्या में ग्रीन हाउस और वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की गई और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेह के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे केंद्र शासित प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। इसके तहत क्षेत्र में निरंतर विकास के चलते लेह क्षेत्र को 2025 तक जैविक क्षेत्र में बदलने की योजना है। लद्दाख पेयजल और सिंचाई के लिए ग्लेशियर के पानी पर निर्भर है। लद्दाख के 90% किसान सिंचाई के लिए बर्फ के पिघलने से निचले पानी पर निर्भर है। आंतरिक ग्लेशियर के छोटे नदियों का जन्म होता है। हालांकि सिंधु, श्योक और अन्य सहायक नदियों पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करके अधिक बंजर भूमि को खेती के लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कारगिल के बौद्ध खर्ब में एक याक पालन फार्म पर 5 किलोवाट और सौर संयंत्र और 3 हॉर्स पावर सबमर्सिबल पंप के साथ पहले और सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र सहित सिंचाई के लिए नई तकनीक का आरंभ किया गया है। बागवानी की फसलें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान करने की क्षमता रखती हैं। खुबानी और सेब यहाँ की 2 मुख्य बागवानी फसलें हैं। लद्दाख भारत में 62% हिस्से के साथ खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लद्दाख में नाशपाती, आड़ू, वर, चेरी, अखरोट और बादाम की भी फसलें होती हैं। लद्दाख भारत में कुल 13,000 हेक्टेयर के साथ 70% से अधिक प्राकृतिक सीवकथॉन समुद्री डरबेरी संसाधन का प्रमुख स्थल है।